हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग जो है बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 1 जो है कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और ये जो चैप्टर 1 है वो बेसिकली हम लोग जो है एनसीईआरटी के बुक से कवर करेंगे। तो अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो आप जो है पीडीएफ फाइल जो है आप डाउनलोड कर सकते हो ऑनलाइन। ठीक है जी। आपका जो है सीबीएसई की वेबसाइट से, या फिर आपके पास अगर बुक है फिजिकल तो आप उसको अपने सामने जो है ओपन करके और साथ साथ में आप जो है स्टडी कर सकते हो। यदि आपके पास एनसीईआरटी की बुक नहीं है, अदर बुक्स हैं, ठीक है जी, अदर ऑथर्स की, तो आप उससे भी स्टडी कर सकते हो साथ साथ में, बिकॉज सारे पॉइंट जो हैं डिट्टो सेम ही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा चैप्टर्स है वो है आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। वैसे मैं आपको बता दूं, बिजनेस स्टडी के दो बुक्स हैं आपके पास एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और अगर आपके पास अदर ऑथर्स की बुक्स होगा तो एक ही बुक मिलेगा, उसमें टोटल 12 चैप्टर्स पढ़ने। तो पार्ट वन में टोटल 8 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं, और पार्ट बी के अंदर यानी पार्ट 2 जो हो गया, पार्ट ए में 8 चैप्टर्स एंड पार्ट बी में 4 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं। और यदि आपको सिलेबस की बात करूं, एनसीईआरटी कह रहा हूँ, सीबीएसई का जो सिलेबस है बिजनेस स्टडी का 2022-23 के लिए, वो है आपका यहाँ पे। तो एज पर सिलेबस आपको टोटल 12 चैप्टर्स पढ़ने हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जो है 50 मार्क्स का और पार्ट बी जो है आपका 30 मार्क्स का है, और 20 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क होता है। तो इसको आप क्या करो, सबसे पहले तो इसे आप कैटेगराइज कर लो। कैसे? देखो जी, चैप्टर नंबर 1 एंड 2 एंड 3, ये 3 चैप्टर्स को अलग ग्रुप बना लो, और उसके बाद चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7, 8 इसको आप जो है अलग ग्रुप बना लो। ठीक है जी। तो ये आपके दो पार्ट में बट गए। पार्ट ए वाला जो बुक है वो उसको आप दो पार्ट में कर लो, और पार्ट जो बी वाला है आपका, तो उसके 4 चैप्टर्स अलग से पढ़ने। ठीक है। कौन कौन सा चैप्टर्स कितने कितने मार्क्स का है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स जो हैं वो टोटल 16 मार्क्स के हैं। इंडिविजुअल चैप्टर्स का वेटेज नहीं दिया हुआ है सीबीएसई ने, तो आपको चैप्टर नंबर 1, 2, 3 इसीलिए इसको एक ग्रुप में कंबाइन कर लेना है। उसके बाद चैप्टर नंबर जो है आपका 4 एंड 5 14 मार्क्स का है, एंड 6, 7, 8 जो है 20 मार्क्स का है। तो आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं हम लोग बिजनेस स्टडी फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। तो आज वाले वीडियो के अंदर, और ये कैन से आज वाले लेक्चर्स में, आज वाले क्लास में सबसे पहला चैप्टर जो है हम लोग कंप्लीट करेंगे, चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। इस चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब इस चैप्टर्स के अंदर आपको जो पढ़ने हैं टोटल 8 टॉपिक्स पढ़ने हैं। 8 टॉपिक कैसे कैसे, तो ये लो, आप चाहो तो माइंड मैप भी बना सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और आप अपने रजिस्टर्स में इस टाइप से माइंड मैप बना सकते हो। तो इसमें टोटल कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं? टोटल टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको 8। नंबर 1 है मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है जी, मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है, मीनिंग, और यू कैन से कंसेप्ट्स। सेकेंड जो आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। थर्ड जो टॉपिक आपको पढ़ना है, मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव होता है। फोर्थ टॉपिक है इंपॉर्टेंस। फिफ्थ इज नेचर ऑफ मैनेजमेंट। सिक्स टॉपिक लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। सेवन्थ टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, एंड एट्थ वाला जो टॉपिक है दैट इज लास्ट टॉपिक ऑफ फर्स्ट चैप्टर, कोऑर्डिनेशन। ठीक है जी। तो आपको टोटल 8 ही टॉपिक्स पढ़ने हैं। आप ये माइंड मैप बनाओ, माइंड मैप चार्ट है, आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और आप इसको अपने रजिस्टर्स में हाथ से बनाओगे। ठीक है जी। ये पूरा एक चैप्टर्स का समराइज वर्जन हो गया एक तरीके से, ये समरी इस टाइप से आप बना लोगे तो आपको जो है बिजनेस स्टडी के सारे पॉइंट्स लर्न करने में काफ़ी आसान रहेगा। तो आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी की बुक से। और ये सारे नोट जो आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा। ये है टेलीग्राम का चैनल, अगर आपको चाहिए तो वहाँ पे भी आपको ये नोट्स अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। अदरवाइज आप नोट भी कर सकते हो अपने रजिस्टर्स में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शंस की कोई उतनी आवश्यकता नहीं है आपको। डायरेक्टली हम लोग बढ़ते हैं क्या, मैनेजमेंट के ऊपर। मैनेजमेंट का कंसेप्ट क्या है और मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैनेजमेंट क्या होता है। एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, अचीव करते हैं एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। दो वर्ड बड़े ही इंपॉर्टेंट है, दीज टू वर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1 देखो जी, यहाँ से मीनिंग आपको पढ़ा देता हूँ माइंड मैप चार्ट से। मीनिंग क्या कहता है मैनेजमेंट का, तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। भाई किस चीज़ का गोल, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, सोल प्रोप्राइटर है,
प्राइवेट कंपनी है, 1 पर्सन कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, किसी भी टाइप का आप बिजनेस करते हो, ठीक है, कोई भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो स्कूल्स हो, कॉलेज हो, ठीक है जी, तो उसका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होएगा, कुछ ना कुछ गोल्स होगा। तो उस गोल को एक गोल होगा या एक से ज़्यादा भी हो सकता है, तो उस गोल्स को जब अचीव किया जाता है, ठीक है, जिस प्रोसेस के थ्रू किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जाता है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसका मतलब होता है दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट। उसे ही हम लोग मैनेजमेंट बोलते हैं सिंपल वर्ड में, ठीक है जी। अब इसमें बात आती है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली का क्या मतलब होता है। इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली का क्या मतलब होता है, तो इसमें आप सबसे पहले तो आप 3 वर्ड हाईलाइट्स करोगे, 3 वर्ड्स। नंबर 1 प्रोसेस, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, तो यही आपको यहाँ पे मैंने लिख दिया है, प्रोसेस, इफेक्टिवली और एफिशिएंसी। तो ये 3 वर्ड्स आपको डेफिनेशन में लिखना बहुत ज़रूरी है मैनेजमेंट का, ठीक है जी। अब आते हैं यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें आपको एनसीईआरटी के बुक्स में ही मिलेंगी, टेंशन मत लो। तो यहाँ पे इट इज़ अ प्रोसेस इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो कहने का मतलब मैनेजमेंट क्या है, दोबारा से आपको बता दूं, तो मैनेजमेंट क्या है, ये देखो जी, मैनेजमेंट इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। दिस इज द डेफिनेशन। आप चाहो तो अपने बुक्स के अंदर हाईलाइट भी कर सकते हो अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक्स है, अदरवाइज आप नोट कर सकते हो रजिस्टर में। ये है पेज नंबर 4 पे, ठीक है जी। तो इसमें 3 वर्ड्स आपको मेंशन करना है और ये है आपका सिंपल 1 नंबर में मीनिंग। अगर मीनिंग आता है तो इससे ज़्यादा मैनेजमेंट से क्वेश्चन नहीं आएगा, तो मैनेजमेंट का मीनिंग पूछ सकता है, ठीक है जी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कंसेप्ट का। तो कंसेप्ट में वही सारी चीज़ें समझाया हुआ है कि मैनेजमेंट जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है जी, क्योंकि मैनेजमेंट से ही हम लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है अचीव कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ठीक है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस को इफेक्टिवली भी बोल सकते हैं और एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी को एफिशिएंसी बोलते। तो इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी का क्या मतलब है, ध्यान से सुनना। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर मान लो किसी भी काम को मेरे को करना है, ठीक है जी, तो अगर मैं उसे टाइमली अचीव करता हूँ, चाहे मेरे को कॉस्ट कितना ही क्यों ना लग रहा है। मान लो मेरे को सपोज एक बिल्डिंग बनानी है, 3 फ्लोर की एक बिल्डिंग बनानी है, ठीक है जी। अब 3 फ्लोर का एक बिल्डिंग बनाना है और मेरे को 30 डेज में सपोज बनाना है। तो अगर मैं उस बिल्डिंग को विद इन 30 डेज कंप्लीट कर लेता हूँ, चाहे कॉस्ट मेरी कितनी भी क्यों ना लग जाए, ज़्यादा ही कॉस्ट क्यों ना लगे, मेरे को लेबर 10 की जगह 50 लेबर क्यों ना लगाना पड़े, तो 30 डेज़ के अंदर अंदर अगर मैं उस काम को कंप्लीट कर लेता हूँ, तो उसे हम बोलते हैं क्या, इफेक्टिवनेस। तो हमने उस काम को काफ़ी इफेक्टिवली हमने उस काम को कर लिया, दिस इज सिंपली कॉल्ड इफेक्टिवनेस। लेकिन एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है, एफिशिएंसी का मतलब होता है किसी भी गोल को, ऑब्जेक्टिव को, काम को टाइमली कंप्लीट करना, बट विद मिनिमम कॉस्ट कम से कम लगनी चाहिए, कम कॉस्ट में उस काम को कंप्लीट कर लेना, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी और एफिशिएंट, ठीक है जी। तो ये दो वर्ड आप याद रखोगे। तो यहाँ पे आ जाओ जी, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ और इसमें आप पढ़ सकते हो। ये एग्जाम्पल भी आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देखो कहाँ पे दिया हुआ है। तो ये आप एग्जाम्पल कर लेना कंप्लीट। अ कंपनी है, मान लो सपोज अ कंपनी है और उसकी प्रोडक्शन की टारगेट है 5000 यूनिट्स इन अ ईयर, एक साल में उसको 5000 क्वांटिटी बनाने, ठीक है जी। अब अगर मान लो to achieve this target, the manager has to operate on double shift due to power failure. Most of the time, the manager is able to produce 5000 units, but at a production cost, higher production cost. तो अगर मैनेजर ने इस 5000 यूनिट्स को डबल शिफ्ट में करके अचीव तो कर लिया पूरे एक साल में, लेकिन उसको कॉस्ट जो है ज़्यादा लग गया, ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे, हम कहेंगे मैनेजर वाज इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट। ध्यान से देखना यहाँ पे क्या वर्ड लिखा है, इन दिस केस मैनेजर वाज इफेक्टिव बट नॉट सो एफिशिएंट। मतलब कि देखो भाई, मैनेजर ने इफेक्टिवली काम तो कर लिया, चाहे कॉस्ट कितनी भी लगे, उसको अचीव कर लिया, टारगेट को अचीव कर लिया, गोल को अचीव कर लिया, ठीक है। एक साल में 5000 यूनिट्स बनाने थे, उसने 5000 यूनिट्स बना के दे दिया, तो इफेक्टिव है, चाहे कॉस्ट कितना ही लगे। लेकिन एफिशिएंट नहीं है। एफिशिएंसी के लिए क्या होता है, आपकी कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए और साथ साथ में आपका आउटपुट जो है मैक्सिमम होना चाहिए। आउटपुट का मतलब होता है जो आपका गोल है वो भी आप अचीव कर रहे हो, लेकिन मिनिमम कॉस्ट के साथ। तो दिस इज कॉल्ड एफिशिएंट। और एफिशिएंसी का आपको जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो कहाँ पे दिया हुआ है, आप एनसीईआरटी की बुक में पढ़ सकते हो आसानी से। तो इसी के नीचे होना चाहिए, ये रहा, सिंस
फॉर सेम आउटपुट मोर इनपुट्स वर यूज, ये तो इफेक्टिवनेस का है। और एफिशिएंसी का आपको मैंने बता दिया है, ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, ये रहा, ठीक है, मैनेजमेंट टू अचीव गोल इफेक्टिवनेस विद मिनिमम रिसोर्स एज एफिशिएंटली एज पॉसिबल वाइल मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। तो कहने का मतलब अगर एफिशिएंट कब होगा, एफिशिएंट तभी होता है मैनेजमेंट जब वो कॉस्ट कम से कम लगाए और अपने गोल को और यू कैन से ऑब्जेक्टिव को और जो भी उसको टारगेट दिया गया है उसको कंप्लीट कर लेता है, अचीव कर लेता है। लेकिन एफिशिएंसी, ये मैंने एफिशिएंसी का बताया। और इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है, उसने गोल और टारगेट को अचीव तो किया है लेकिन बदले में उसको कॉस्ट ज़्यादा लग गया, ठीक है, कॉस्ट ज़्यादा लगा के उसने काम को पूरा कराया, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिवनेस। तो ये दो वर्ड था, ये भी आ जाता है कई बार डिफरेंस लिखने को क्वेश्चंस आता है तो आप आसानी से लिख सकते हो। और यदि आप चाहो तो मैं आपको यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस भी दिखा देता हूँ। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो भी आपके पास नहीं है या आप लिख सकते हो पॉज करके। तो इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है, इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है, कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम। लेकिन एफिशिएंसी का मतलब होता है मिनिमम कॉस्ट के साथ मैक्सिमम प्रॉफिट या मिनिमम कॉस्ट के साथ मैक्सिमम आउटपुट। अब यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में क्या होता है, it simply means doing right thing, but it simply means doing right things correctively in faster and cost efficient manner। इसमें कॉस्ट की बात करता है। यहाँ पे क्या होता है, टाइम पे फोकस होता है इफेक्टिवनेस में, और एफिशिएंसी में कॉस्ट पे फोकस होता है। कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए और यहाँ पे ऑन टाइम जो है जॉब कंप्लीट होना चाहिए इफेक्टिवनेस में। यहाँ पे क्या है, टू अचीव रिजल्ट्स ऑन टाइम, एंड यहाँ पे क्या कहता है, एफिशिएंसी में कॉस्ट कम से कम होना चाहिए, टाइम का वेस्टेज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। तो ये हमने पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया, दैट इज़ कॉल्ड मीनिंग। तो हमने पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है मीनिंग। टोटल हमें 8 पॉइंट पढ़ने हैं इस चैप्टर्स के अंदर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पे। कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर ध्यान से देखो, ये शॉर्ट फॉर्मेट है, एक ही जगह पे पॉइंट्स आप लिख के ऐसे रिवाइज भी कर सकते हो, तो रजिस्टर में आप लिख लेना। कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हमें टोटल 7 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं, और इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर आपको लर्न करना है, याद करना है, तो उसका शॉर्ट ट्रिक्स जो है आप चाहो तो खुद से भी बना सकते हो। बाकी आप ये सेम चीज़ लिख सकते हो, माई चार्मिंग डैड इज़ गिविंग ग्रैंड पार्टी, यानी कि MCD, ठीक है, IGGP, ये आपका शॉर्ट फॉर्म हो गया। या फिर MCD-PIG-2, MCD-PIG-2, MCD क्या है, दिल्ली में जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, PIG-2, ठीक है, ये ध्यान रख लेना, बिकॉज MCD जो है सही से काम नहीं करती। तो ये आपके शॉर्ट कीज़ हैं टू रिमेंबर ऑल दी कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 1 ध्यान से देखो, M का मतलब क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। चार्मिंग के अंदर जो C है, तो C का मतलब है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, D का मतलब होता है डायनेमिक, I का मतलब है इंटेंजिबल फोर्स, ठीक है जी, G का मतलब है गोल ओरिएंटेड, नेक्स्ट वाले G का मतलब है ग्रुप एक्टिविटीज़, एंड P फॉर परवेसिव। सेम यहाँ पे है MCD-PIG-2, ओके। तो इस टाइप से आप याद रख सकते हो। अब ध्यान से आ जाओ जी, यहाँ पे NCERT की बुक में आ जाओ। तो NCERT की बुक में हम लोग आते हैं, सेकंड टॉपिक हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे चाहो तो आप लिख लो सेकंड वाला टॉपिक, दिस इज सेकंड टॉपिक, ठीक है। सबसे पहला था कंसेप्ट और मीनिंग, फर्स्ट टॉपिक, सेकंड, टोटल हमें 8 टॉपिक्स पढ़ने, ये है हमारा सेकंड टॉपिक्स। नाउ तो कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जो मैनेजमेंट है ना, तो मैनेजमेंट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो नंबर 1, मैनेजमेंट क्या होता है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा है क्या, कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस किस चीज़ का प्रोसेस है, टू अचीविंग द गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ठीक है, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया वो क्या हो गया, गोल ओरिएंटेड। तो मैनेजमेंट क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जो कि क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। सिंपल, मैनेजमेंट क्या काम करता है, ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स को, ऑब्जेक्टिव्स को, टारगेट को अचीव करने के काम करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड। इसके अलावा सेकेंड जो आता है क्या, इट इज़ परवेसिव, मैनेजमेंट इज़ परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट जो है वो सभी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल होता है। मतलब चाहे बड़ी कंपनी हो, छोटी कंपनी हो, मीडियम कंपनी हो, स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, ठीक है, सोल प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप फर्म हो, प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, सभी जगहों पे मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, सभी जगह पे मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो सिंपली कॉल परवेसिव। परवेसिव का मतलब सभी जगह पे मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ना, ठीक है, सभी जगह पे, चाहे अलग अलग कंट्री ही क्यों ना हो, इंडिया में भी मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, US में भी, जापान में भी, चाइना में भी, सभी जगह पे,
ठीक है जी। तो कहने का मतलब मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस है, बट कैसा है, परवेसिव नेचर का है। नंबर 1 गोल ओरिएंटेड, नंबर 2 परवेसिव। थर्ड जो है मैनेजमेंट क्या है, मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या होता है, देखो मैनेजमेंट जब कोई मैनेजर किसी ऑर्गेनाइजेशन में करता है, मैनेजमेंट जब भी याद ना, मैनेजमेंट जब भी वर्ड आए तो आपको दिमाग में फिट करके चलना है कि जैसे कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, रिलायंस टाटा, तो वहाँ पे एक मैनेजर होगा और वो सभी चीज़ों को मैनेज कर रहा होगा, ठीक है जी। तो सर मैनेजर तो कई टाइप के होते हैं, आगे हमें पढ़ना है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैनेजर, टॉप लेवल, मिडल लेवल और लोअर लेवल। उसके बाद भी कई सारे और भी अंदर मैनेजर्स होते हैं, डिपार्टमेंटल और कई सारे, ठीक है जी। तो मेन आप ध्यान रख लेना कि अगर कोई सा भी मैनेजर है तो वो मैनेज कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट। ओके, तो मैनेजमेंट क्या क्या करेगा वो, तो भाई मैनेजमेंट ऑफ वर्क करेगा, मैनेजमेंट ऑफ पीपल करेगा एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस करेगा। वो 3 चीज़ों को मैनेज करेगा मेन। तो इसलिए मल्टी डायमेंशन होता है, कहने मतलब मैनेजर जो होता है ना सिर्फ एक चीज़ को मैनेज नहीं करता। भाई अगर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें वो क्या करता है, सभी लोगों को भी मैनेज करता है, किसको क्या काम देना है, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल मतलब कि किन किन लोगों को कौन कौन से काम देने हैं, किसको प्रिंटिंग का काम देना है, अगर कोई ऑफिस है किसको प्रिंटिंग का, मान लो बैंक में अगर आप जाते हो तो किसको प्रिंटिंग का काम देना है, किसको कैश वाला काम देना है, किसको पेपर वर्क देना है, तो सारे कौन काम करेगा, मैनेजर करेगा, ठीक है जी। उसके अलावा मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब है क्या, कि जितने भी अलग अलग वर्क्स होते हैं ऑफिसेज में, बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है जी। तो कौन कौन से वर्क जो है किसको किसको दिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे ऑल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सम वर्क, तो किसी न किसी वर्क के लिए ही ऑर्गेनाइजेशंस में बनाए जाते हैं। नंबर 1 जो है हो गया क्या, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। नंबर 2 मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड नंबर 3 मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। तो ऑपरेशंस के अंदर क्या होता है, देखो कि मैनेजमेंट का मतलब एक जो मैनेजर है उसको ये भी मैनेज करना होता है कि इनपुट से आउटपुट कैसे बनाया जाए। कोई भी इनपुट है, मान लो अगर मुझे पेन्स बनाने हैं, पेन का प्रोडक्शंस करना है किसी फैक्ट्री में, तो पेन के लिए कितने रॉ मटेरियल चाहिए, कहाँ से रॉ मटेरियल लाना है, कितने रॉ मटेरियल को यूज़ करके कितने आउटपुट कब कब बनाना है, कितने टाइम में हमें प्रोडक्शंस करके आगे फर्दर सेल्स डिपार्टमेंट को देना है, तो इसका भी मैनेजमेंट करना होता है किसको, एक मैनेजर को। तो मैनेजमेंट क्या है जी, मैनेजमेंट के अंदर मैनेजमेंट ऑफ वर्क भी करना पड़ेगा, कब काम करना है, किससे काम कराना है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल भी करना पड़ेगा, कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए, कितने स्टाफ चाहिए, किसको किसको क्या क्या काम देना है। एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस भी, मतलब इनपुट से आउटपुट बनाना, ठीक है जी। तो दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, एक नहीं है, मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे काम आ जाते हैं। तो नंबर 1 था मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, मैनेजमेंट इज परवेसिव, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 4 क्या है, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। देखो मैनेजमेंट जो होता है ना, ऐसा नहीं कि एक बार मैनेजमेंट कर दिया काम खत्म। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो अगर मुझे मूवी देखना है, ठीक है, तो मेरे पास टीवी है, एक बार टीवी ऑन कर दिया, ठीक है, अब वो चल रहा है जब तक फिल्म जो है कंप्लीट ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है, मैनेजमेंट ऐसा नहीं कि एक बार कर दिया फिर छोड़ दो, नहीं जी नहीं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट क्या होता है, कॉन्टीन्यूसली ये प्रोसेस होता है। हर बार जैसे मान लो अगर 10 एम्प्लॉय को हायर करा, सबको एक एक काम दे दिया, तो ऐसे नहीं काम दे दिया फिर छोड़ दो, बीच बीच में वो चेक भी करता रहेगा, ठीक है। क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर ही डायरेक्टिंग भी आएगा, स्टाफिंग भी आएगा, कंट्रोलिंग भी आएगा, प्लानिंग भी आएगा, सारी चीज़ें चेक करेगा, कोई चीज़ ख़राब कर दिया तो उसको ठीक करेगा। तो मैनेजमेंट जो होता है ना, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं है कि एक बार कर दिया तो हमें दोबारा से नहीं करना। तो इसीलिए मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है भाई, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, सारी चीज़ें आएंगी। फिर उसके बाद है मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। क्या मैनेजमेंट जो है एक सिंगल आदमी का काम है, नहीं, इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटीज़ का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ टीम वर्क। टीम वर्क के अंदर मतलब कि अगर कोई छोटा स्टाफ है, कोई बड़ा सुपीरियर स्टाफ है, तो दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन बनाना भी मैनेजमेंट का ही काम होता है, ठीक है जी। टॉप लेवल मैनेजमेंट को लोअर लेवल मैनेजमेंट से क्या कराना, कोऑर्डिनेशन कराना, सो दैट क्या हो, एक टीम वर्क के साथ हम जो हमारा कॉमन गोल है, ठीक है जी, उसको अचीव कर पाए। तो ये होता है क्या, मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। इसके बाद हम बात करते हैं मैनेजमेंट इज़ डायनेमिक इन फंक्शन। तो मैनेजमेंट डायनेमिक का मतलब क्या होता है, देखो जी, जितने भी इन्वायरमेंट है, जितनी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो इन्वायरमेंट है, एक तो होता है इंटरनल इन्वायरमेंट, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बात करते हैं, एम्प्लॉयज़, स्टाफ, मैनेजर, ये सारे। और एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर की इन्वायरमेंट, जैसे कि अगर मेरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो कोई मेरा एक कंपनी है,
रिलायंस कंपनी, मान लो मुंबई की ब्रांच, तो उसके जो बाहर के इन्वायरमेंट है, जैसे वहाँ का जो पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है, अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाएगा तो टैक्सेशन वगैरह कहीं बढ़ा ना दे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, कस्टम ड्यूटी, जीएसटी रेट, तो ये हो गया, एक हो गया गवर्नमेंट। फिर होता है क्या आपका पॉलिटिकल, गवर्नमेंट के बाद टैक्सेशन कर दी, फिर पॉलिटिकल, अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाए, ठीक है जी, कहने का मतलब बीजेपी कांग्रेस इन सब की सरकार, तो कब क्या पॉलिसी ला दे। उसके अलावा होता है क्या इन्वायरमेंट के अंदर, जैसे नेचुरल इन्वायरमेंट भी है, जैसे सोशल सोसाइटी की डिमांड क्या है, वो चेंज होते रहती है। पहले बटन वाले फ़ोन्स की डिमांड थी, फिर धीरे धीरे क्या आ गया जी, टच स्क्रीन वाला, फिर 2 कैमरे वाला, 3 कैमरे वाला, तो जिस टाइप से सोसाइटी का डिमांड, तो कहने का मतलब बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। उन सभी फैक्टर्स को ध्यान रख के मैनेजमेंट को काम करना होता है, अपने गोल को अचीव करना पड़ता है। तो मैनेजमेंट के अंदर क्या है, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है कंसिस्ट्स ऑफ वेरियस सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये सारे फैक्टर्स होते हैं। आगे चल के हमें जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे तो बिजनेस स्टडी मैनेजमेंट का जब आप एक सब्जेक्ट पढ़ोगे तो वहाँ पे एक वर्ड आता है पेस्टल का मतलब क्या होता है, दीज आर कॉल्ड इन्वायरमेंट। पेस्टल मतलब होता है पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, इन्वायरमेंटल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, ये सारे कॉल्ड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो इतने आपको याद नहीं रखना, आप चाहो तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पेस्टल। तो पेस्टल का ये सबका, पेस्टल का मतलब है एक एक वर्ड का मतलब होता है एक एक इन्वायरमेंट। पी फॉर पॉलिटिकल, ई फॉर इन्वायरमेंटल, ई फॉर इकोनॉमिकल, एस फॉर सोशल, टी फॉर टेक्नोलॉजिकल, एल फॉर लीगल। तो ये सारे इन्वायरमेंट होते हैं, ऑल आर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो इन सब इन्वायरमेंट क्या होता है, अब देखो यहाँ पे समझो जरा। तो मैंने आपको बताया क्या, मैनेजमेंट इज़ डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन का मतलब ये सारे इन्वायरमेंट जो है ना वो चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो जैसे जैसे चेंज होगा ना, तो मैनेजमेंट को भी उस अकॉर्डिंग अपने गोल को, अपने प्लान्स को, अपने स्टाफिंग को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को, डायरेक्टिंग को चेंज करते रहना पड़ता है। तो इसीलिए कहते हैं मैनेजमेंट क्या है, एक डायनेमिक फंक्शन है। सिंपल फंक्शन ही, इट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। एंड द लास्ट वन इज मैनेजमेंट इज इनटेंजिबल फोर्स। ये कैसा फोर्स है, इनटेंजिबल। मैनेजमेंट हम उसको देख नहीं सकते, सिर्फ उसको फील कर सकते हैं। मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन बाय आइज, ओपन आइज, इट कैन ओनली बी फेल्ट। ठीक है जी, तो हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते। तो आइए ज़रा यहाँ पे माइंड मैप चार्ट। तो माइंड मैप चार्ट में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा, MCD, PIG 2, या फिर माई चार्मिंग डैज इज गिविंग ग्रैंड पार्टी। तो M फॉर क्या था, मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट क्या है, मल्टी डायमेंशनल है, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ठीक है जी, डायनेमिक होता है, ठीक है, मल्टी डायमेंशन तो बता ही दिया। डायनेमिक हो गया, इंटेंजिबल फोर्स होता है, गोल ओरिएंटेड होता है, ग्रुप एक्टिविटी होता है, और इट इज़ अ परवेसिव इन नेचर। तो हमने दूसरा टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया। नाउ टॉपिक नंबर 3 पे आते हैं, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स। तो मैनेजमेंट के मेनली 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर 3 होता है, सर्वाइवल, प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ। तो ये भी आ जाओ जी, NCERT की बुक से करा दो। नंबर 3, हमारा जो 3rd टॉपिक है पेज नंबर 9 पे। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है मैनेजमेंट का, वो क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है भाई, एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है, पार्टनरशिप फर्म है, कोई कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी या सोल प्रोप्राइटर, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो इस ऑर्गेनाइजेशंस का मेन तो ऑब्जेक्टिव होता है साहब 3। ऑर्गेनाइजेशंस के 3 ऑब्जेक्टिव हैं फर्दर। सबसे पहला, मार्केट में सर्वाइव करना। अगर जियो कंपनी आई तो जियो कंपनी ने ये सोचा कंपनी बनाने से पहले कि भाई हमें मार्केट में सर्वाइव कैसे रहना है। सर्वाइव का मतलब हमारी कंपनी अगर खोलेंगे तो बंद ना हो जाए। ठीक है जी। दूसरा क्या होता है, सर्वाइवल के साथ साथ कि भाई सेकेंड मोटिव होता है क्या, सेकेंड ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट भी कमाना है हमें। ठीक है जी, सिर्फ सर्वाइव ही नहीं करना, प्रॉफिट भी कमाना है। और जब प्रॉफिट कमाना है तो प्रॉफिट के साथ साथ फिर फ्यूचर में हम उसको क्या करेंगे, ग्रोथ भी करना है। तो देयर आर 3 ऑब्जेक्टिव्स अंडर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। देखो जी, हम पढ़ क्या रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं जी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं मेन, एक तो ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल। और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में भी 3 है, पहला सर्वाइवल, प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ। आ जाओ जी यहाँ पे पढ़ा दूँ। तो ये रहा, सबसे पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले क्या करेगा, अपने आप को मार्केट में स्टेबल करेगा। स्टेबल मतलब कि स्टेबल करने के बाद अपने आप को सर्वाइव करने का कोशिश करेगा। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन दी
इन दी मार्केट। सेकेंड होता है आफ्टर सर्वाइवल कंपनी ट्राइज टू मेक प्रॉफिट्स, क्योंकि भाई फ्री में तो काम करेगी नहीं कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। जो एनजीओ होते हैं वो फ्री में काम करते हैं, उनका काम ही सोशल वेलफेयर। बट जो कंपनीज है, पार्टनरशिप फर्म है, तो वो सारे जो हैं, जैसे कि रिलायंस कंपनी, जियो कंपनी, आपकी जो है टाटा की कंपनी, तो सारे काम ये प्रॉफिट के लिए करती है। एंड द थर्ड वन इज ग्रोथ पर्सपेक्टिव। आफ्टर लॉन्ग टाइम और यू कैन से इन लॉन्ग टाइम कंपनी सिर्फ प्रॉफिट पे ही फोकस नहीं करती, सर्वाइवल पे ही नहीं करती, उसको ग्रो भी करना होता है। 1 ब्रांच, 2 ब्रांच, 4 ब्रांच, इंडिया में कंपनी है, उसके बाद इंटरनेशनल कंपनी, फॉरेन में भी कंपनी, ठीक है जी। तो ये सारे काम होते हैं। सेकेंड जो है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव में आपको लिखना है क्या, जो मैनेजमेंट होता है ना, मैनेजमेंट जो होता है, ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस का जो ऑब्जेक्टिव है सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही नहीं होता है, सोसाइटी के प्रति भी क्या होता है, कुछ उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो जो सोसाइटी का जो ऑब्जेक्टिव है उसको भी फुलफिल करना पड़ता है मैनेजमेंट को। एग्जांपल के तौर पे जितने भी एम्प्लॉयज़ वगैरह काम कर रहे हैं, ठीक है जी, उनके जो भी चिल्ड्रन हैं उन सबको बेसिकली स्कूल्स वगैरह प्रोवाइड कराना, या फिर यू कैन सिंपल से जो इन्वायरमेंट के अंदर जो भी आपके बेसिकली क्या है एम्प्लॉयज़ वगैरह हो गए, या जो स्टाफ वगैरह हैं, उन लोग से सिर्फ काम ही नहीं कराना, साथ साथ में उनके हेल्थ का भी ध्यान देना। इसलिए कई बार कंपनी जो है अपने स्टाफ का इंश्योरेंस भी कराती है। तो इसमें मेनली है सोसाइटी का, ठीक है जी। दिस इंक्लूड्स इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड, प्रोडक्शन गिविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू दी अनप्रिविलेज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। जो बाहर के जो, अगर मान लो मैंने अपनी कंपनी दिल्ली में खोला, तो जिस जगह पे मैंने खोला है उसके आसपास के इन्वायरमेंट को भी क्या है, दैट इज़ कॉल्ड सोसाइटी। तो जिस सोसाइटी में वो ऑर्गेनाइजेशन खोला है तो सोसाइटी के प्रति भी कुछ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एग्जाम्पल के तौर पे जहाँ पे भी आपने जिस स्टेट में कोई बिजनेस स्टार्ट करा, तो वहाँ के लोगों को क्या करना, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, लोगों को स्कूल्स कॉलेजेस शिक्षा प्रोवाइड कराना, ठीक है जी। इसके अलावा उन लोगों को हेल्थ केयर की भी सुविधाएं प्रोवाइड कराना। तो ऑल आर नोन एज सोशल ऑब्जेक्टिव। एंड द थर्ड वन इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव के अंदर मेनली क्या आता है, सैलरीज वगैरह आता है, उसकी कॉम्पनसेशन आता है, और उसका सिंपली यू कैन से प्रमोशंस वगैरह आते हैं। तो जो भी स्टाफ एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा, तो मैनेजमेंट ये भी देखता है कि भाई उसको टाइम टू टाइम सैलरी वगैरह भी इम्प्रूवमेंट करते रहना है, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, एक तो छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा मेहनत करेगा जो, उसको उस हिसाब से उसको कंपनसेशन भी, यानी कि सैलरी वगैरह भी, इंक्रीमेंट वगैरह भी करना पड़ता है। तो मैनेजमेंट के अंदर 3 ऑब्जेक्टिव्स आ गए मेन, सोशल, पर्सनल एंड सबसे पहला हमारा क्या था, ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव, सोशल, फिर पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव के अंदर कौन सा था, 3 था, एक तो सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। तो ये यहाँ से आपको ये रहा समरी। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, सोशल एंड पर्सनल, ये है मैनेजमेंट के 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स। तो हमने पॉइंट नंबर 3 भी कवर कर लिया, इसके अलावा और इसमें कुछ ज़्यादा है। 4th वाले पॉइंट पे आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, टाइम हो गया ऑलमोस्ट हाफ एन आवर, हम लोग विदिन 1 आवर ये पूरा का पूरा एक चैप्टर जो है इसी लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। जिन लोगों को भी नोट चाहिए, मैं दोबारा से बता दूँ, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे और वहाँ से ये जो नोट्स हैं ये फ्री में डाउनलोड आप कर सकते हो। और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, ठीक है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशंस के अंदर बेल आइकन को क्लिक कर लेना, बिकॉज मैं सारे लेक्चर्स जो है ना, सारे चैप्टर्स का एक एक वीडियो वाइज रिवीजन लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ, एनसीईआरटी की बुक वाला और भी अदर लेक्चर्स, तो आपको उसको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। नाउ कम टू द पॉइंट नंबर 3, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर यहाँ पे आ जाओ जी, अगर आपको पॉइंट बनाना है तो ओनली 5 इंपॉर्टेंस हमें पढ़ने हैं मैनेजमेंट के। सबसे पहला हमारा क्या है, अचीविंग ग्रुप एक्टिविटी। सेकेंड है डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशंस, अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, इंक्रीज एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, फैसिलिटेट चेंजेस, ठीक है जी। तो दीज आर कॉल्ड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का अगर आप शॉर्ट कीज़ बनाना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, जीडीपी डिपेंड्स ऑन एफिशिएंट सोसाइटी। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ये किस पे डिपेंड होता है, एफिशिएंट सोसाइटी पे। तो जी फॉर हो गया आपका क्या, ग्रुप गोल्स, ठीक है जी। डी फॉर हो गया डायनेमिक, पी फॉर हो गया पर्सनल, ई फॉर हो गया आपका एफिशिएंसी एंड सोसाइटी भी लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो आइए ज़रा आप एनसीईआरटी से आपको करना है। तो सबसे पहला हमारा क्या है, नंबर 1, द फर्स्ट जो है आपका, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। इंपॉर्टेंस, मैनेजमेंट का क्या क्या इंपॉर्टेंस। नंबर 1, मैनेजमेंट क्या करता है, ग्रुप गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है।
तो जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशंस है, उसके अंदर मान लो एक टॉप लेवल मैनेजमेंट है, लो लेवल मैनेजमेंट है, एक डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट है, एक परचेज डिपार्टमेंट है, ठीक है जी, कई सारे डिपार्टमेंट भी होते हैं। अल्टीमेटली ये जितनी भी ग्रुप्स हैं, तो इन सभी ग्रुप्स का जो कॉमन गोल है ना, उसको अचीव करने में कौन हेल्प करेगा? मैनेजमेंट करेगा। अल्टीमेटली सभी का कॉमन गोल क्या होगा कि भाई प्रॉफिट मेकिंग करना, ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स को अचीव करना। तो इन सभी गोल्स को अचीव कराने में हेल्प कौन करता है? मैनेजमेंट करता है। मैनेजमेंट ही सभी को आपस में कोऑर्डिनेट कराएगा और साथ साथ में जो भी गोल्स हैं उसको अचीव कराने में हेल्प करता है। नंबर 2 है आपका कौन सा? नंबर 2 है मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। मैनेजमेंट की वजह से ही, ठीक है जी, एफिशिएंसी जो होती है वो इंक्रीज होती है। एफिशिएंसी का मतलब होता है कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, या कम कॉस्ट में अपने ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट बनाना, प्रोडक्शन बनाना, या कम कॉस्ट में काम को टाइमली अचीव कर लेना। दैट इज़ कॉल्ड एफिशिएंसी। तो अगर मान लो ऑर्गेनाइजेशंस में कोई एम्प्लॉई, कोई स्टाफ ऐसा है जो कम काम करता है, तो मैनेजमेंट उसको ठीक करेगा। मैनेजमेंट दैट मीन्स कि मैनेजर उससे काम ज़्यादा कराएगा। काम ज़्यादा नहीं कराएगा, बल्कि वो अगर काम कम कर रहा है तो सही काम कराएगा, और यू कैन से काम अच्छे से कराएगा, ठीक है जी, एफिशिएंटली। उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देगा, कोई चीज़ समझ नहीं आ रहा है तो उसको समझाएगा, एक्सप्लेन करेगा और कहेगा भाई इस काम को सही तरीके से करो, सो दैट दे कैन इंक्रीज दियर एफिशिएंसी। तो मैनेजमेंट की वजह से ही क्या होता है? एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। थर्ड है क्या आपका? मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट क्या करता है? इन्वायरमेंट के अंदर क्या है, बहुत इन्वायरमेंट जो है ना, अभी अभी हमने पढ़ा, चेंज होता रहता है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट काफ़ी रैपिडली चेंज होता है। तो जो ये इन्वायरमेंट चेंज होते रहता है कॉन्स्टेंटली, तो इसके अंदर काम करना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो इसको आसान कौन बनाता है? मैनेजमेंट बनाता है, ठीक है जी। तो मैनेजमेंट हेल्प्स इन अडॉप्टिंग, और यू कैन से इन अडॉप्ट दीज चेंजेस सो दैट ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू मेंटेन इट्स कॉम्पिटिटिव एज। नेक्स्ट है क्या आपका? फोर्थ क्या है आपका? मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट क्या करता है जी? पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करता है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है जी? कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी एम्प्लॉय जो होता है, वो अपनी सैलरी वगैरह बढ़ाना चाहता है, तो उसको सैलरी बढ़ाने के साथ साथ मैनेजर क्या करता है? उसको मोटिवेट करता है कि भाई तू काम अच्छे से कर, तेरी सैलरी हम बढ़ाएंगे, तेरे को प्रमोशन हम देंगे, ठीक है जी। गोल को, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर ले टाइमली, तेरा प्रमोशन हम देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे, सैलरी बढ़ा देंगे, बोनस दे देंगे। तो इस टाइप से क्या है, मैनेजमेंट क्या करता है? हेल्प्स करता है अचीविंग पर्सनल गोल। फिर उसके बाद करते हैं क्या? नेक्स्ट है आपका कौन सा? नेक्स्ट है जी मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट ही है वो जो क्या करता है? किसी भी सोसाइटी को डेवलप करने में काफ़ी हेल्प करता है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड थ्रू दैट इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। कैसे हेल्प करेगा? तो साहब, मैनेजमेंट अगर अच्छा होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस का, तो वो गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनाएगा, गुड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज देगा। एग्जांपल के तौर पे एप्पल का मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, इसलिए वो गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट देता है। सैमसंग भी काफ़ी अच्छा गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट देता है, मोबाइल के केस में आपको एक एग्जांपल बताएं, ठीक है जी। तो उसका मैनेजमेंट अच्छा है, तभी वो अच्छी क्वालिटी के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है। तो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड, ठीक है जी। फिर इसके बाद आते हैं कौन सा? तो यस, तो ये हमारा खत्म हो गया। देयर आर 5 इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। कौन कौन से इंपॉर्टेंस थे? नंबर 1, ग्रुप गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है मैनेजमेंट। डायनेमिक इन ऑर्गेनाइजेशंस होता है, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशंस को अडॉप्ट करने में। पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करता है। एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है मैनेजमेंट। एंड सोसाइटी को डेवलप करने में भी क्या करता है जी? हेल्प करता है कौन? मैनेजमेंट। तो अभी तक हमने 4 टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, 4 पॉइंट्स, और यू कैन से 4 टॉपिक्स ऑफ चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। सिर्फ 4 और रह गए हैं। सबसे पहला हमने मीनिंग पढ़ा था, सेकेंड हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था, थर्ड जो हमने मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव्स पढ़ा, एंड फोर्थ इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा। फिफ्थ जो टॉपिक है आपका मैनेजमेंट का नेचर कैसा होता है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट, तो आ जाओ जी। नेचर ऑफ मैनेजमेंट आपको पढ़ना है एज एन आर्ट, एज अ साइंस और एज अ प्रोफेशन। तो मैनेजमेंट का नेचर कैसा होता है, ध्यान से सुनो। देखो, मैनेजमेंट जो होता है ना, फुल्ली आर्ट्स होता है, बट साइंस और प्रोफेशंस के अंदर 100% साइंस और प्रोफेशन नहीं होता है, क्योंकि जो आर्ट, प्रोफेशन और साइंस है ना, तो उसके अलग अलग फीचर्स होते हैं। आर्ट का अलग फीचर है, साइंस का अलग है, प्रोफेशन का अलग है। तो अगर मैनेजमेंट में ये सारे फीचर्स पाए जाएंगे तो हम बोलेंगे मैनेजमेंट भी आर्ट है, मैनेजमेंट भी साइंस है, मैनेजमेंट भी प्रोफेशन है। बट जब हम इंडिविजुअली स्टडी करेंगे तो आर्ट के अंदर ये 3 फीचर्स पाए जाते हैं। नंबर 1,
आर्ट के अंदर क्या है, इट इज़ अ एग्जिस्टिंग ऑफ थियोरटिकल नॉलेज, पर्सनलाइज एप्लीकेशन एंड बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिव। तो सेम चीज़ें जो है मैनेजमेंट में भी पाया जाता है। मैनेजमेंट यानी जो मैनेजर होगा उसको भी क्या होता है, थियोरटिकल नॉलेज होता है। ठीक है जी, मैनेजर ऐसे नहीं बनते, वो नॉर्मल वाले मैनेजर छोड़ दो, ठीक है जी, स्मार्ट वाले मैनेजर, डिग्री वाले मैनेजर, जैसे मान लो किसी ने MBA करा है IIM से, ठीक है, तो उसके पास काफ़ी नॉलेज होगा। इसके अलावा पर्सनलाइज एप्लीकेशन, उसके वो जो है अपनी पर्सनालिटी से और एक से अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से किसी भी काम को कर सकता है और करवा सकता है अपने स्टाफ से, एम्प्लॉय से, और बेस्ड ऑन प्रैक्टिस और एक से क्रिएटिविटी। और साथ साथ में ये जो आर्ट होता है वो काफ़ी प्रैक्टिस से आता है। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है जी, अगर मान लो मुझे पेंटिंग बनाना है तो एक इंसान एक ही दिन में पेंटर नहीं बन जाता, उसकी काफ़ी पास्ट एक्सपीरियंस होता है, वो कई सारे पेंटिंग पहले ख़राब बनाया होगा, फिर धीरे धीरे सही किया और फिर एक्सपर्ट हो गया। तो जो आर्ट होता है ना वो ईजिली नहीं आता, प्रैक्टिस से आता है। तो यहाँ पे लिख लो PPT। PPT मतलब थियोरटिकल नॉलेज, T फॉर थियोरटिकल नॉलेज, P फॉर पर्सनलाइज एप्लीकेशन एंड P फॉर प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो याद हो जी, NCERT से आपको पढ़ा दे। तो यहाँ टॉपिक नंबर 5, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, टॉपिक नंबर 5, ये है आपका पेज नंबर 12। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट क्या है जी, मैनेजमेंट हम चेक करेंगे क्या आर्ट है क्या। तो पहले हम आर्ट की विशेषताएं चेक करेंगे, आर्ट का फीचर्स चेक करेंगे। तो एक आर्ट के अंदर कौन कौन से फीचर्स पाए जाते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉलेज, पर्सनलाइज एप्लीकेशंस। पर्सनलाइज एप्लीकेशंस का मतलब क्या होता है, कोई भी काम को एक इंसान जिस टाइप से करेगा दूसरा इंसान जो है ज़रूरी नहीं कि उसी टाइप से करे, वो अपने तरीके से कर सकता है। तो एवरी इंडिविजुअल जो होता है ना उसके पास अलग अलग बेसिक नॉलेज होता है और वो अपने नॉलेज से किसी भी काम को कर सकता है, किसी भी सेम काम को। तो कहने का मतलब पर्सनलाइज एप्लीकेशंस होता है, हर इंडिविजुअल के पास अपना अलग अलग एप्लीकेशंस है किसी भी काम को करने का, और बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिव। तो भाई पास्ट में काफ़ी प्रैक्टिस वगैरह करा है, ठीक है जी। तो ये 3 फीचर्स क्या मैनेजर के पास पाया जाता है, यानी मैनेजमेंट के पास पाया जाता है? आंसर इज यस। तो वी कैन सिंपली से मैनेजमेंट इज एन आर्ट। तो मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट भी है, क्योंकि इसके पास 3 फीचर्स पाए जाते हैं। नंबर 1 थियोरटिकल नॉलेज, नंबर 2 पर्सनलाइज एप्लीकेशन एंड नंबर 3 प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, मैनेजमेंट कैन बी सेड टू बी एन आर्ट सिंस इट सेटिस्फाई ऑल दी 3 फीचर्स ऑफ एन आर्ट। इसके अलावा हम बात करते हैं क्या मैनेजमेंट एक साइंस है। तो मैनेजमेंट साइंस है, तो इसके लिए साइंस के फीचर्स हमें चेक करने पड़ेंगे। तो साइंस के कितने फीचर्स हैं, 3। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, इसमें भी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। साइंस का मतलब क्या होता है जी, मान लो जैसे जो फिजिक्स केमिस्ट्री आप पढ़ते हो, तो CO2 कैसे आया है, ठीक है जी, समझ रहे हो बात को। CO2 C का 2, CO2 मतलब ऑक्सीजन का 2, मैं ऑक्सीजन कह रहा हूँ, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया ना, तो कार्बन का 1 और ऑक्सीजन का 2 जो भी होता है, क्या मतलब जब उसको एक साथ मिलाएंगे तब जाके कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बन जाएगा। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 कहते हैं। H2O ऑक्सीजन होता है, ओके, H2O ऑक्सीजन है, तो H2O, H का 2 पार्ट और O का 1, तो वो आपका ऑक्सीजन बन जाता है, दोनों को मिलाते तब। तो कहने का मतलब साइंस में क्या होता है, देखो मेन 3 चीज़ें। अब थोड़ा सा साइंस के बारे में उतना मेरे को नहीं आइडिया है, ठीक है, अगर कुछ गलत बोला होगा तो आप अपना वो ठीक कर लेना। आप सुनो ध्यान से, तो मैंने क्या कहा, साइंस के अंदर ये 3 फीचर्स पाए जाते हैं। कौन कौन से, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है साइंस के अंदर, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन होता है, जो मैं CO2 और H2O की बात कर रहा था, और यूनिवर्सल वैलिडिटी होता है। तो कहीं पे भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, H2O ही रहेगा, H का 2 और O, H2O, ठीक है जी। तो कहीं पे भी चले जाओ दुनिया में सेम चीज़ रहता है। अब बात करते हैं क्या मैनेजमेंट का। देखो जी, देखो मैनेजमेंट के पास भी क्या होता है, बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। जैसे साइंस में क्या है, आपको डॉक्टरी करना है या फिजिशियन बनना है या कोई भी साइंटिस्ट बनना है, तो आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत है। मैनेजमेंट के पास भी क्या है, मैनेजर के लिए भी आपको, अगर आपको मैनेजर बनना है तो उसमें भी आपको ज्ञान चाहिए, नॉलेज चाहिए। अब ये भी हमने ऊपर में पढ़ा, आर्ट में भी थियोरटिकल नॉलेज होता है, यहाँ पे भी जो है बॉडी ऑफ नॉलेज है। इसके अलावा प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। तो क्या साइंस जो है एक ही दिन में बन जाता है, नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे भाई, अगर एप्पल जो है पेड़ से नीचे गिरेगा तो उसके पीछे कुछ ना कुछ साइंस होता है, जो आपने ग्रेविटी का साइंस पढ़ा है, ठीक है जी, तो उसके पीछे साइंस है। मैनेजमेंट के पीछे कोई साइंस वगैरह होता है क्या इस टाइप से, इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशंस, एक्सपेरिमेंट कर करके मैनेजर बनता है, तो आंसर इज़ यस।
तो साइंस में भी क्या होता है, कई बार हम टेस्ट करते हैं कोई भी चीज़ एक्सपेरिमेंट करने के लिए, कहने का मतलब कोई भी चीज़ को आउटकम निकालने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। फिर जाके जैसे कोरोना का वैक्सीन बनाया तो स्टार्टिंग में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे वर्ल्ड के सभी डॉक्टर्स ने, फिर जाके लास्ट में कोरोना का टीका बना, वैक्सीन बना फाइनली, ठीक है जी। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़े। वैसे ही मैनेजर को भी मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं कई बार किसी भी एक गोल को अचीव करने के लिए। तो सेकंड फीचर्स भी पाया जाता है, फर्स्ट भी पाया जाता है। थर्ड वाला जो है मैनेजमेंट के अंदर नहीं पाया जाता। कैसे, देखो जी, यूनिवर्सल वैलिडिटी। तो एक जो मैनेजर है इंडिया का, जो वो प्रोसेस अप्लाई करेगा, ज़रूरी नहीं है कि दूसरे देश का या दूसरे जगह का या दूसरा कोई मैनेजर वो सेम प्रोसेस अप्लाई करके आउटपुट बनाए। लेकिन साइंस में क्या है, साइंस में भाई साहब, साइंस में क्या है, अगर एक फार्मूला कोई बन के तैयार है तो वो इंडिया में भी सेम वही फार्मूला रहेगा, बाहर में भी सेम वही चीज़ करोगे आप तो वही सेम चीज़ आउटपुट देगा। करेक्ट है। तो यूनिवर्सल वैलिडिटी जो होती है मैनेजमेंट की नहीं होती है। तो ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सम फीचर्स ऑफ साइंस इज बेसिकली क्या है, अवेलेबल इन मैनेजमेंट। और यू कैन से मैनेजमेंट जो है सारे फीचर्स ऑफ साइंस को फुलफिल नहीं कर पाता, कुछ ही फीचर्स को कर पाता है। तो यहाँ पे ये रहा, एप्लीकेशन एंड यूज इज़ नॉट यूनिवर्सल, ठीक है जी। तो यूनिवर्सल नहीं होता है मैनेजमेंट का एप्लीकेशन, लेकिन मैनेजमेंट जो है ये भी बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। मैनेजमेंट के पास भी क्या है, बॉडी ऑफ नॉलेज है, जस्ट लाइक साइंस की तरह। और मैनेजमेंट भी क्या होता है, ओवर अ पीरियड। मैनेजमेंट जो है, प्रिंसिपल जो जितने बने चैप्टर 2 में, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक ही दिन में नहीं बना है, ये भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बना है। काफ़ी हमने एक्सपेरिमेंट करा है तब जाके प्रिंसिपल बना है। लेकिन इसकी यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं होती। अलग अलग मैनेजर, अलग अलग मैनेजमेंट डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। तो इसलिए मैनेजमेंट साइंस तो है लेकिन पूरे तरीके से नहीं है, क्योंकि कुछ फीचर्स, सम फीचर्स जो हैं वही पाए जाते हैं मैनेजमेंट में। किस चीज़ के फीचर्स, सम फीचर्स ऑफ साइंस जो है मैनेजमेंट में पाए जाते हैं। इसलिए वी कैन नॉट से फुल्ली जो है मैनेजमेंट साइंस है। सेम वे में मैं बात करूँ प्रोफेशन का, तो प्रोफेशन भी क्या है, मैनेजमेंट जो क्या है ना, वो फुल्ली प्रोफेशन नहीं है, क्योंकि जो प्रोफेशन के जो फीचर्स हैं ना, तो मैनेजमेंट में वो सारे फीचर्स नहीं पाए जाते, कुछ फीचर पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे प्रोफेशन के कौन कौन से फीचर हैं, तो आ जाओ जी। प्रोफेशन के कई सारे फीचर है। बॉडी ऑफ नॉलेज, तो अभी हमने पढ़ा, बॉडी ऑफ नॉलेज तीनों में है। तो ये तीनों के अंदर फीचर्स है, साइंस, आर्ट्स और आपका प्रोफेशन, और ये सेम फीचर्स मैनेजमेंट में भी पाया जाता है। सेकंड क्या है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री ध्यान से सुनना, प्रोफेशन के अंदर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होता है। जैसे अगर आप डॉक्टर बनते हो, लॉयर बनते हो, सीए बनते हो, सीएस बनते हो, और आप जो है एक मैनेजमेंट बनते हो, ठीक है जी। तो इन सब के अंदर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होता है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री मतलब कि एक इनका एग्ज़ाम होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होता है, उसको आपको पास करना पड़ता है। लॉयर बनना है तो आपको एलएलबी की डिग्री लेनी पड़ेगी। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो आपको सीए का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस का आपको परीक्षा पास करके और फिर जाके आप एमबीबीएस बन पाओगे। सेम वे में मैनेजमेंट के अंदर भी इंस्टीट्यूट है, आईआईएम में, जो हमारे इंडिया का सबसे टॉप लेवल है। तो आपके पास डिग्री होएगा तभी आप एक बढ़िया मैनेजर कहलाओगे। फिर उसके बाद है क्या, प्रोफेशनल एसोसिएशन। सेम ये भी पाए जाते हैं। जैसे लॉयर के लिए बार काउंसिल होता है, ठीक है जी। डॉक्टर्स के लिए भी आईएमए का होता है काउंसिल वगैरह, ठीक है। तो मैनेजमेंट के लिए भी आईएएम का होता है। इसके अलावा एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट एंड सर्विस मोटिव। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, सर्विस मोटिव। तो इसमें क्या है जी, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब देखो जी, जैसे लॉयर आप बनते हो ना, आप एमबीबीएस बनते हो, तो डॉक्टर जब बनते हैं ना तो उसका एक एथिकल कोड होता है। एथिकल कोड क्या होता है कि भाई कोई भी मरीज़ आएगा, वो लोग ओथ लेते हैं कि कोई भी मरीज़ आएगा, चाहे वो दुश्मनी क्यों ना हो, ठीक है जी, उसको बचाना हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो एक एथिकल कोड होता है वहाँ पे। लेकिन मैनेजमेंट के पास कोई एथिकल कोड नहीं होता, वो तो प्रॉफिट मेकिंग काम करता है, ठीक है जी। अगर कोई कॉम्पिटिटर आएगा तो उसको अपना कोई भी चीज़ें जो है उसको बताएगा नहीं। फिर उसके बाद है क्या, सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव क्या होता है, जैसे जो आपका प्रोफेशन होता है उसका मेन काम सर्विस प्रोवाइड करना होता है अपने क्लाइंट्स को, ठीक है, चाहे वो फ्री में करे चाहे वो पैसे दे के करे। तो मैनेजमेंट जो होता है वो ऑलवेज पैसे दे के काम करता है, फ्री में नहीं करता। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, मैनेजमेंट डज नॉट मीट द एग्जैक्ट क्राइटेरिया ऑफ प्रोफेशन, ओनली सम फीचर्स जो है वो प्रोफेशन के पाए जाते हैं मैनेजमेंट में। तो वी कैन सिंपली से मैनेजमेंट जो है पूरे तरीके से क्या है, पूरे तरीके से प्रोफेशन नहीं है, कुछ फीचर्स सिर्फ पाए जाते हैं। अब यहाँ पे आगे ये चीज़ पढ़ लेना। अब हम लोग बढ़ते हैं क्या, नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर टॉपिक, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट 3 ही लेवल होते हैं, यू नो वेरी वेल। 3 लेवल होते हैं, नंबर 1 टॉप लेवल, नंबर 2 मिडल लेवल, नंबर 3 लोअर लेवल। यहाँ पे है आपका टॉप मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट, यानी लोअर मैनेजमेंट। इसको हम लोअर लेवल भी कहते हैं।
लोअर मैनेजमेंट। तो ध्यान से देखो जी, टॉप मैनेजमेंट जैसे मान लो रिलायंस कंपनी है, टाटा कंपनी, तो रिलायंस कंपनी में मुकेश अंबानी है जो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, ठीक है, वो क्या है जी, वो टॉप मैनेजमेंट। फिर मिडिल मैनेजमेंट आते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग ब्रांच ऑफिस है जियो का, ठीक है जी, अलग अलग स्टेट्स में मान लो है, अलग अलग कंट्रीज़ में है, तो उसके भी क्या होंगे, मैनेजर होंगे, तो उसको हम मान लेते हैं मिडल मैनेजमेंट। और ऑपरेशनल मैनेजमेंट जैसे मान लो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है जी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, बजट डिपार्टमेंट, कैश वाला डिपार्टमेंट, अकाउंटेंट डिपार्टमेंट, जो भी, तो उन सब के ऊपर में भी एक मैनेजर अपॉइंट किया जाता है, तो दैट्स कॉल्ड ऑपरेशनल मैनेजमेंट। और फिर उसके नीचे होते हैं वर्कर्स और स्टाफ्स और एम्प्लॉयज़। तो मैनेजमेंट के अंदर टोटल 3 ही लेवल होता है, टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड ऑपरेशनल लेवल। तो ये चीज़ आप यहाँ से आसानी से आप पढ़ सकते हो। आ जाओ। टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन से होते हैं, तो ये देख लो, CEO, ठीक है, जैसे इलॉन मस्क, आप इंटरनेशनल भी लिख सकते हो, गूगल का सुंदर पिचाई CEO, ठीक है, रिलायंस कंपनी जिसके अंदर मुकेश अंबानी, तो ये सब आते हैं। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये लो यहाँ पे लिख लो जी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चेयरमैन, मुकेश अंबानी इज द चेयरमैन ऑफ जियो। फिर है क्या, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, फिर है प्रेसिडेंट, CEO का फुल फॉर्म चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, COO चीफ और ऑपरेटिंग ऑफिसर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, दीज आर कॉल्ड टॉप मैनेजमेंट। मिडल मैनेजमेंट की बात करें, अगर हम मिडल मैनेजमेंट की बात करें, तो आ जाओ जी, जैसे यहाँ पे आ जाओ, कहाँ रुक जाओ, ये लिख लो, मिडल मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग प्लान्स एंड स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट बाय द टॉप मैनेजर। जो टॉप मैनेजमेंट ने प्लान्स वगैरह बनाए, तो जो आपके अलग अलग डिफरेंट ब्रांचेस के जो मैनेजर्स हैं, तो उनको, जैसे बैंकिंग के अंदर मान लो ना, बैंकिंग में जैसे CEO टॉप लेवल के एक होता है पूरे ऑल ओवर इंडिया वाइज, फिर वो अलग अलग स्टेट्स के अंदर चले जाओगे आप, ठीक है जी, तो अलग अलग स्टेट वाइज भी मैनेजर्स होते हैं, तो वो आप मिडल मैनेजर मान लो। और हर ब्रांच में चले गए, एवरी ब्रांच के अंदर, अब मान लो दिल्ली में ही अलग अलग जगहों पे 2-4 प्लेसेस के जगहों पे मान लो कई सारे ब्रांच है, तो हर ब्रांच में एक मैनेजर होगा, तो उसे आप लोअर लेवल मैनेजर मान लोगे, ऑपरेटर, और वो जो है एम्प्लॉय वगैरह स्टाफ को मैनेज करता है। तो आप इस टाइप से आप एग्जाम्पल कर सकते हो। और ये लो, सुपरवाइजरी एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट, तो वो आ गया जो सुपरवाइजरी वर्कफोर्स और सुपरवाइजर मैनेजर, जैसे फैक्ट्री में जाओगे तो एक सुपरवाइजर होता है और वो लेबर्स वगैरह को क्या करता है, मैनेज करता है, तो दैट इज कॉल्ड सुपरवाइजरी। या इसके बारे में आगे चैप्टर्स में ही पढ़ना है, सुपरवाइजरी एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ना है, नेक्स्ट। तो ये था आपका क्या, टॉपिक नंबर 6। अब हम बात करते हैं 7 का, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कौन कौन से काम होते हैं, तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये आसान सा है। 7th वाला टॉपिक बहुत ही आसान है, बिकॉज मैनेजमेंट के कौन कौन से फंक्शंस है, तो बेसिकली 5 फंक्शंस है। और ये 5 फंक्शंस क्या है, वो 5 आपके चैप्टर्स ही हैं, चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7, 8। क्यों, आ जाओ जी यहाँ पे ज़रा, मैंने आपको क्या बोला था, मैंने ये आपको सिलेबस कराया, तो इसमें बोला क्या, स्टार्टिंग की जो 3 चैप्टर्स हैं, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस इन्वायरमेंट। प्रिंसिपल्स क्या है, ठीक है जी, तो मेनली 2, हेनरी फ्योल और जो आपका पढ़ना है, ठीक है जी, तो ये फिशर्स एंड हेनरी फ्योल। उसके बाद बिजनेस इन्वायरमेंट, तो इसके अंदर हम लोग इन्वायरमेंट की बात करेंगे। और जो ये आपका चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7, 8 है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, यही आपका मैनेजमेंट का क्या है, फंक्शंस है। दीज आर कॉल्ड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो ये आगे आपको पूरा डिटेल में चैप्टर्स ही पढ़ना है। तो यहाँ पे आ जाओ जी, तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है, नंबर 1 प्लानिंग। अब प्लानिंग किसे कहते हैं, तो प्लानिंग व्हाट इज टू बी डन एंड हु इज़ टू बी डन, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब भाई किसी भी काम को करने से पहले प्लान हम करते हैं, सोचते हैं, ठीक है, टॉप मैनेजमेंट लेवल प्लानिंग करते हैं, दैट्स कॉल्ड प्लान। और पूरी डिटेल मीनिंग जो है प्लानिंग वाले चैप्टर 4 में पढ़ना है। फिर उसके बाद करते हैं ऑर्गेनाइजिंग। सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है जी, अगर हमें किसी काम को करना है, सपोज 4 फ्लोर की बिल्डिंग बनानी है, तो उसके लिए क्या क्या सामान चाहिए, उस सामान को लेके आएंगे, कितने लेबर चाहिए, कितने ईंटें चाहिए, कितने सीमेंट चाहिए, कितने रॉ मटेरियल चाहिए, सरिया कितने चाहिए, तो दीज आर कॉल व्हाट, दीज आर कॉल स्टाफिंग कह रहा हूँ, सॉरी, ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइज करना, इनपुट्स को ऑर्गेनाइज करना फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन, आप ये भी कह सकते हो। फिर आता है कौन सा, स्टाफिंग। अब स्टाफिंग के अंदर क्या है, मान लो हमें 10 लोग चाहिए, ठीक है जी, तो 10 लोग को हम हायर कैसे करेंगे, ठीक है जी, उसको कब कब हायर करना है, कितनी सैलरी देनी है, कितनी दिनों के लिए हायर करना है, दीज आर कॉल स्टाफिंग। इंटरव्यू मेथड आएगा इसमें, ठीक है जी, कौन कौन सा मेथड हो सकता है, हम इसको अपने सोसाइटी से लें, बाहर से लें, इंटरनेशनल मंगवाएं, ठीक है जी, तो दैट इज़ कॉल्ड स्टाफिंग। अगर मान लो कोई रिलायंस कंपनी अगर जियो स्टार्ट करना चाह रही थी स्टार्टिंग में, मान लो, या मान लो कोई और नई कंपनी स्टार्ट करना चाहती है सपोज, ठीक है जी, तो उसके लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी,
किस किस लोगों की आवश्यकता होगी, कितने लॉयर चाहिए, कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, कितने मैनेजर चाहिए, कितने एम्प्लॉय चाहिए, कितने आईआईटीज़ वगैरह चाहिए, ठीक है जी, कहने का मतलब। तो उसको हायर करना, उसकी सैलरी देना सही जगहों पे और सही नंबर ऑफ स्टाफ को हायर करना, दैट इज़ कॉल्ड स्टाफिंग। फिर उसके बाद करते हैं डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का बाद क्या होगा, तो डायरेक्टिंग इज़ फोर्थ। सबसे पहले प्लान करना, फिर ऑर्गेनाइज करना, सारे सामान इकट्ठा कर लो, फिर स्टाफ को स्टाफिंग करना। स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग की, उन सभी को डायरेक्ट करो, एम्प्लॉयज़ को, सही एम्प्लॉयज़ को या सही लेबर्स को, सही इंसान को सही काम के लिए लगाओ, ठीक है जी। अब जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसको अकाउंटेंट का काम दोगे, ना कि उसको प्रोडक्शन का काम दे दो, ठीक है जी। जो आपका जो आईआईटीज़ हैं, ठीक है जी, जो आईआईटी कर रखा है, जो इंजीनियर्स लोग हैं, तो उसको वो वाला काम दो, ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस वगैरह के लिए, एडवर्टीजमेंट, इन सब चीज़ों के लिए काम। तो ये है, दैट्स कॉल्ड डायरेक्टिंग, लीडरशिप। एंड लास्ट में है कंट्रोलिंग। तो कंट्रोल करना मतलब मॉनिटर करते रहना है आपको एज अ मैनेजमेंट, ठीक है। आपको कंट्रोल करके रखना है सारी चीज़ें ठीक ठाक से हो रहा है कि नहीं, काम को कंप्लीट किया इफेक्टिवली कि नहीं, इफिशेंटली किया कि नहीं किया। अगर कोई काम गलत किया है या कोई काम कर लिया है, उसको पुराने से कंपेयर करो, कंपेयर करके अगर उसमें कोई गड़बड़ पाई जाती है तो उसको ठीक करो, तो दैट इज़ कॉल्ड कंट्रोलिंग। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, ये है कंट्रोलिंग फिफ्थ, स्टाफिंग थर्ड है, डायरेक्टिंग फोर्थ होता है, ऑर्गेनाइजिंग सेकेंड होता है, और प्लानिंग आपका होता है कौन सा, फर्स्ट। और ये एक्चुअली में 5 चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7, 8। तो इसमें मीनिंग आएगा, आप याद रख सकते हो। एंड द लास्ट टॉपिक इज़ कोऑर्डिनेशन। बस चैप्टर खत्म हो गया है, 5 मिनट और देंगे मेरे को, विद इन 1 आवर हमारा टारगेट था इस चैप्टर को कंप्लीट करना, तो हमने ये ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, बस 5 मिनट के अंदर कंप्लीट कराना। कोऑर्डिनेशन के अंदर आपको 3 पॉइंट्स पढ़ने हैं। नंबर 1 मीनिंग, यहाँ से आ जाओ जी। नंबर 1 आपको मीनिंग पढ़ना है, तो ये लो। फंक्शंस की बात करें तो इसका कोई शॉर्ट फॉर्म बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज फंक्शंस 5 चैप्टर्स के नाम ही है, चैप्टर 4, 5, 6, 7, 8। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। यहाँ पे आप लिख सकते हो, ये है आपका चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8। अब लास्ट है जी आपका कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन के अंदर आ जाओ जी। कोऑर्डिनेशन में आपको 3 चीज़ें पढ़नी है, मीनिंग, फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस। मीनिंग, फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, सिंपल वर्ड में बोलूँ तो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है क्या, कोऑर्डिनेट कराना बिटवीन लोअर स्टाफ टू हायर मैनेजर, बिटवीन एम्प्लॉयज़ टू मैनेजर, बिटवीन लोअर लेवल मैनेजर टू मिडल लेवल और मिडल टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो इन सब के बीच आपस में कोऑर्डिनेशन कराना, समन्वय कराना, ठीक है, ताकि क्या हो, आसानी से ऑर्गेनाइजेशंस का जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है, ओवरऑल गोल जो है, उसको फुलफिल किया जाए, अचीव किया जाए। तो आ जाओ जी, मीनिंग पढ़ते हैं हम लोग। तो मीनिंग क्या कहना है जी, कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन क्या होता है, इट इज़ द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शन हैं उन सबको कंबाइन करना, बाइंड करना, सो दैट ऑर्गेनाइजेशंस का जो गोल है वो आसानी से कंप्लीट किया जा सके, सिंपल वर्ड में बोलें तो। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग the activities of an organization begins at the planning stage itself. Top management plans for the entire organization, and according to these plans the organizational structures is developed and staffed in order to ensure that these plans are executed according to the plans directing required. तो ये सारी चीज़ें, डायरेक्टिंग भी ज़रूरी है, स्टाफिंग भी ज़रूरी है, प्लानिंग भी ज़रूरी है, तो इन सबको आपस में कोऑर्डिनेट कराना, दैट इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। तो मैनेजमेंट के लिए कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, सिंपल वर्ड में, दैट इज़ कॉल्ड मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। सेकंड आता है जी कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि कोऑर्डिनेशन के अंदर सब पॉइंट से सेकंड कैरेक्टरिस्टिक। भाई कोऑर्डिनेशन का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो नंबर 1, कोऑर्डिनेशन क्या करता है, इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग जो ग्रुप्स वगैरह हैं, अलग अलग जो इंडिविजुअल्स हैं, इन सबको इकट्ठा एक ग्रुप बनाना, दैट इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन से क्या फ़ायदा होता है, कोऑर्डिनेशन इन सभी अलग अलग लोगों को, अलग अलग टाइप के लोगों को इंटीग्रेट्स करता है, एक ग्रुप में बांध देता है, टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। सेकेंड क्या है, कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शंस। यूनिटी ऑफ एक्शंस को इंश्योर करता है कोऑर्डिनेशन, मतलब कि जो भी काम हम कर रहे हैं वो कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, कॉमन पर्पस को अचीव करने के लिए करना है काम। ये नहीं कि भाई ए कुछ और कर रहा है, बी कुछ और कर रहा है, सी कुछ और कर रहा है। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो भी इंडिविजुअल लोग हैं, अलग अलग जो काम कर रहे हैं, कोई कंप्यूटर पे एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, कोई प्रोडक्शंस कर रहा है फैक्ट्री में, ठीक है जी, कोई सेल्स मैनेजर वो सेल के लिए आगे बात करने गया है दूसरे लोग से। तो इन तीनों लोगों का क्या है, यूनिटी होनी चाहिए, आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, टू फुलफिल दी ऑर्गेनाइजेशन गोल। फुलफिल ऑर्गेनाइजेशन गोल का मतलब क्या, सामान को बेच के प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमाना, ठीक है जी। तो उसी लिए वो तीनों काम कर रहे हैं। प्रोडक्शंस वाले
ने सेल वाले से पूछा हुआ है कि भाई कितने गुड्स का प्रोडक्शन करना है, क्योंकि सेल वाले ने ऑर्डर लेके आए, सेल ऑर्डर किसी दूसरे कंपनी से कि भाई इतने का सेल जो है उसको चाहिए, तो उसके हिसाब से इतने प्रोडक्शंस करना। उसी के हिसाब से जो आईटी वाला डिपार्टमेंट है वो एडवर्टीजमेंट वगैरह डाल रहा है, कॉस्टिंग वगैरह निकाल रहा है, या जो भी चीज़ें कर रहा है, तो तीनों आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन से क्या होता है, एक तो इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स इंटीग्रेट्स होता है। इसके बाद जो है आपका क्या सेकंड है, कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। थर्ड होता है कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, सेम मैनेजमेंट ही कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। तो कोऑर्डिनेशन भी ऐसा नहीं कि एक बार हो गया, एक बार फ़ोन से बात कर लिया खत्म, वो बार बार कोऑर्डिनेट करते रहते हैं, कभी भी दिक्कत होता है तो। फिर उसके बाद है कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव, जैसे मैनेजमेंट ऑल परवेसिव होता है वैसे ही कोऑर्डिनेशन ऑल परवेसिव है, चाहे छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, छोटे ऑर्गेनाइजेशन हो, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, पार्टनरशिप फॉर्म, इंडिविजुअल, स्कूल्स, कॉलेज को कहीं पे भी सभी जगह पे क्या है कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज़रूरी होता है टू फुलफिल दी ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स। उसके अलावा है कोऑर्डिनेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑल मैनेजर। कोऑर्डिनेशन सिर्फ एक मैनेजर का काम नहीं होता, कोऑर्डिनेशन करना सभी मैनेजर का काम है। टॉप मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट करेगा मिडल वाले से, मिडल वाला कोऑर्डिनेट करेगा टॉप वाले से भी, और नीचे अपने ऑपरेशनल वाले मैनेजर से भी, ठीक है जी। और ऑपरेशन मैनेजमेंट मिडल मैनेजमेंट से और नीचे के स्टाफ से कोऑर्डिनेट करेगा, तभी जाके सारे काम सही से होंगे। फिर है कोऑर्डिनेशन इज डेलिबरेट फंक्शन। कोऑर्डिनेशन कैसा फंक्शन है, डेलिबरेट फंक्शन है। तो दीज आर कॉल व्हाट, दीज आर कॉल हाँ जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। टोटल कितने कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े, टोटल पढ़े 5। इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, डेलिबरेट फंक्शंस एंड परवेसिव फंक्शन। तो ये है आपके फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। या आप चाहो तो कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो, फीचर बोलो, सेम चीज़ हमारे लिए। नेक्स्ट है जी इंपॉर्टेंस, लास्ट टॉपिक इंपॉर्टेंस। तो 3 इंपॉर्टेंस होते हैं, ठीक है जी, कोऑर्डिनेशन के। नंबर 1 ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंशिएशन एंड स्पेशलाइजेशन। देखो जी कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस में अगर मान लो जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है ना, तो वहाँ पे क्या होती है, बहुत सारे स्टाफ, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हो जाते हैं, तो उनके बीच जब ग्रोथ इन साइज हो गया, स्टाफ वगैरह का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया, एम्प्लॉयज़ का, लोगों का, तो वो फिर सही से काम नहीं कर पाएंगे। कोई इधर कुछ कर रहा है, कोई उधर कुछ कर रहा है, ओवरऑल क्या हो जाएगा, टाइम वेस्टिंग हो जाएगा, मनी वेस्टिंग है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए इन सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैनेजमेंट करता है। मैनेजमेंट क्या करता है, कोऑर्डिनेशन करता है, ठीक है जी। तो इंपॉर्टेंस, तो कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंस क्यों ज़रूरी है, टू क्या है, जब भी ग्रोथ इन साइज होगा बिजनेस के अंदर, तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन लाना बहुत ज़रूरी है। सेकंड है क्या, फंक्शनल डिफरेंस। यहाँ से पढ़ा देता हूँ ना, ये लो ना, नंबर 1 क्या है जी, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। मैंने यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है क्या, हाँ जी ठीक तो है, इंपॉर्टेंस। तो ग्रोथ इन साइज, ये क्या कह रहा है आपका, ग्रोथ इन साइज क्या कह रहा है, तो इट इज़ नेसेसरी टू इंश्योर दैट ऑल इंडिविजुअल्स वर्क्स टुवर्ड द कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। क्यों, क्योंकि एज ऑर्गेनाइजेशंस ग्रो इन साइज द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो इंक्रीजेस। तो नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयज बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो एट दैट टाइम्स इट मे बिकम डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट देयर एफर्ट्स एंड एक्टिविटीज़। तो ऑल इंडिविजुअल्स डिफर्स इन देयर हैबिट्स ऑफ वर्क, बैकग्राउंड्स, अप्रोचेस टू सिचुएशंस एंड रिलेशनशिप विद अदर्स। तो इसके लिए जो है कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। सेकंड फंक्शन से क्या, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। अब देखो जी हर डिपार्टमेंट का अलग अलग कुछ काम होता है। मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वो प्रोडक्शन करने में लगा हुआ है, सेल्स वाला सेल्स करने में लगा हुआ है, परचेज वाला परचेज कर रहा है। अब देखो परचेज कौन करता है, सुनो, अगर मान लो मेरे को एक पेन बनाना है, मान लो एक मोबाइल बनाना है, सपोज एक मोबाइल बनाना है, तो मेरे को मोबाइल के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, प्लास्टिक्स, ये वो, कैमरे और ये सारी चीज़ें चाहिए, चिप विप चाहिए, तो वो परचेज डिपार्टमेंट परचेज करेगा रॉ मटेरियल। फिर परचेज डिपार्टमेंट जो है ये सारा सामान प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इन सबको असेंबल वगैरह करेगा, मोबाइल बनाएगा, फिर मोबाइल बना के वो सेल्स डिपार्टमेंट को देगा, तो वो जाके फाइनली आगे कस्टमर को सेल करेगा। तो मान लो ये 3 एग्जाम्पल है 3 डिपार्टमेंट का। अब ये तीनों डिपार्टमेंट के बीच क्या है, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। कैसे, देखो अब मान लो परचेज डिपार्टमेंट ने रॉ मटेरियल उतना परचेज किया जिससे 1000 मोबाइल बन सकते हैं। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने उन सभी मटेरियल को यूज़ करा और 1000 नहीं बनाया, सिर्फ 800 ही बना दिया, सिर्फ 800 ही मोबाइल बनाए, बहुत सारे उसने ख़राब कर दिए। अब वो 800 मोबाइल सेल्स डिपार्टमेंट को दिया, अब सेल्स डिपार्टमेंट को 1500 यूनिट सेल करने का ऑर्डर आ गया था, 1500 मोबाइल बेचने का ऑर्डर था, ठीक है जी, लेकिन उसके पास 800 यूनिट आई, तो क्या हुआ, प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं हुआ, ऑर्गेनाइजेशन का गोल फुलफिल नहीं हुआ, क्योंकि आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं था। तो इनके बीच कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, दैट्स कॉल्ड फंक्शनल डिफरेंशिएशन। तो जब फंक्शनल डिफरेंशिएशन होता है ना, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट है, उसको 1500 क्वांटिटी सेल करना है, तो वो पहले
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बताएगा कि भाई 1500 मोबाइल बेचना है, 1500 मोबाइल बनाइयो। फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसी के हिसाब से क्या करेगा, परचेज डिपार्टमेंट को बोलेगा कि उतने रॉ मटेरियल बना, उतने रॉ मटेरियल का परचेज करना, क्योंकि मेरे को 1500 यूनिट बनाने हैं। उससे ना तो ज़्यादा करना ना तो कम, क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगी। ठीक है जी, ज़्यादा खरीद लोगे तो भैया उसको रखोगे तो बेकार है, आउटडेटेड हो जाएगा। कम खरीदोगे तो हम उतना बना नहीं पाएंगे, तो प्रॉफिट उतना हो नहीं पाएगा। तो ईच एंड एवरी थिंग्स आर रिलेटेड, तो कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। तो फंक्शनल डिफरेंशिएशन ये कहता है। एंड द लास्ट वन इज स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन के अंदर क्या है, देखो भाई, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, कैरेक्टराइज बाय अ हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन अराइजेज आउट ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी एंड द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, डाइवर्सिटी ऑफ द टास्क टू बी परफॉर्म ऑर्गेनाइजेशनल, देयरफॉर नीड ऑफ दी एम्प्लॉय अ नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट। तो कहने का मतलब क्या है, आज की डेट में अगर दूसरे से compete करना है, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपर्ट होना पड़ेगा, आपको स्पेशलाइज होना पड़ेगा, स्पेशलिस्ट पर्सन को हायर करना पड़ेगा। ठीक है जी, और उनके बीच कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा, तब जाके आपका गोल जो है फुलफिल हो पाएगा। ठीक है जी, अब आगे एक छोटा सा टॉपिक है मैनेजमेंट इन दी 21st सेंचुरी। ठीक है जी, मैनेजमेंट इन दी 21st सेंचुरी, तो ये आप थोड़ा सा पढ़ लेना। ठीक है जी, ये कुछ नहीं है, 2 लाइन का है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है जी, तो आजकल क्या हो गया ना, ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल हो गया, इंटरनेट का ज़माना आ गया है। आजकल हम ऑनलाइन फ़ोन इंडिया में तो छोड़ो, ऑल ओवर इंडिया हम फ्लिपकार्ट और अमेजोन से तो मंगाती हैं, साथ साथ में आप विदेश से भी मंगा सकते हो इम्पोर्ट ड्यूटी पे करके। ठीक है जी, Amazon.com वाला जो है वहाँ से भी आप मंगा सकते हो, मतलब कि दूसरे जगहों से भी आप इंडिविजुअली जो है गुड्स को इंपोर्ट कर सकते हो। उसका थोड़ा सा प्रोसेस ज़्यादा लंबा हो जाता है, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी ये सब देना पड़ता है। तो बट आपका क्या है, आजकल ग्लोबलाइजेशन हो गया है। ग्लोबलाइजेशन मतलब पूरा ग्लोब एक हो गया है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सब हो गया। कोई सा भी चीज़ जो है कहीं का भी कहीं आसानी से हम बेच और परचेज कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड 21st सेंचुरी। तो इसलिए मैनेजमेंट जो है 21st सेंचुरी में थोड़ा सा टफ हो गया है, और हमें इन सब चीज़ों को भी पढ़ना इसके अंदर पड़ता है। ठीक है जी, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 1। आज जी एक बार हम लोग यहाँ पे माइंड मैप से देख लें। हमने टोटल 8 टॉपिक्स पढ़ना था इस चैप्टर्स में। टाइम हो गया है कम्प्लीटली 1 आवर, और हमने इस टॉपिक कह रहा हूँ, इस पूरे चैप्टर्स को ही हमने कंप्लीट कर लिया। तो इसी टाइप से मैं जो है सभी चैप्टर्स का वीडियो जो है अपलोड कर दूंगा आपके लिए। एनसीईआरटी की बुक से आप अपना सेल्फ स्टडी आप कर सकते हो। ये जो लेक्चर्स है, ये जो वीडियो है, स्पेशली दोज स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग अपना सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हैं, बिजनेस स्टडी। तो आप सेल्फ स्टडी एट योर होम कर सकते हो। आपको कोई भी क्लासेस, कोई भी ट्यूशन, कहीं भी कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली क्या करो, एनसीईआरटी की बुक लो। एनसीईआरटी का बुक जो है बीएसटी के लिए बेस्ट है, सफिशिएंट है। आप चाहो तो अदर बुक्स भी ले सकते हो। आपको 2 काम करना है। नंबर 1, जो भी आपके पास बुक है उसको एक एक लाइन अच्छे से रीड करो, और जो आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं अनसॉल्व एज वेल एज सॉल्व, उसकी बस प्रैक्टिस कर लो। दैट विल बी सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम। फिर आपके मार्क्स जो है 90+ आएंगे, 100 भी आ सकते हैं। आपको बस 2 ही काम करना है और कुछ नहीं करना। जो भी आपके पास बुक है एक एक लाइन रीड करना है। ये वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। एनसीईआरटी वाली भी बुक रीड कर लो, दैट विल बी सफिशिएंट। और क्वेश्चन आंसर आप घर पे अपने हिसाब से कर लो, दैट्स इट। तो हमने टोटल 8 टॉपिक्स पढ़ा। नंबर 1 मीनिंग, सेकंड पढ़ा हमने कैरेक्टरिस्टिक्स, थर्ड मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहले मीनिंग क्या था, एक बार रिवाइज करो जल्दी से क्विकली। मीनिंग क्या था, इट इज़ अ प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है अचीव करते हैं इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। सेकंड हमने पढ़ा क्या, इसके अंदर 3 चीज़ें हैं, प्रोसेस, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। थर्ड हमने पढ़ा, थर्ड कह रहा हूँ, सेकंड हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो माई चार्मिंग डैड इज गिविंग ग्रैंड पार्टी, कहने का मतलब मैनेजमेंट का जो कैरेक्टरिस्टिक है, नंबर 1 मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, मैनेजमेंट इज डायनेमिक, मैनेजमेंट इज परवेसिव, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल, गोल ओरिएंटेड एंड गोल एक्टिविटी। ठीक है जी, फिर हमने पढ़ा क्या, ग्रुप एक्टिविटी, गोल कह रहा हूँ, ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, 3 है। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 होता है, सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रॉफिट। सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। फिर सेकेंड होता है पर्सनल, सोसाइटी यानी सोशल का, और फिर पर्सनल। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। फिर हमने पढ़ा क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, 5 इंपॉर्टेंस है, ग्रुप गोल्स, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, एफिशिएंसी एंड सोसाइटी। ठीक है जी, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या है, तो क्या आर्ट्स है कि नहीं है, साइंस है कि नहीं है, प्रोफेशन है कि नहीं। तो आर्ट पूरे तरीके से है, और साइंस और प्रोफेशन जो है इसके कुछ ही फीचर्स पाए जाते हैं। मैनेजमेंट जो 100% मैनेजमेंट जो है साइंस और प्रोफेशन नहीं। फिर है क्या, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो 3 लेवल होता है, ये आसान टॉपिक है, आप लिख सकते हो, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल और ऑपरेशनल लेवल। फिर है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो ये 5 चैप्टर्स ही आपका, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। एंड द लास्ट वन इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में मीनिंग, फीचर्स,
और इम्पोर्टेंस। तो ये सारी चीज़ आपको पढ़ने थे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। होप आपको ये लेक्चर अच्छे से पसंद आया हो। कहने का मतलब आपको ये लेक्चर आपके रिवीजन में हेल्पफुल रहा होगा और आप इससे अपना लेक्चर रिवाइज कर सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक का बटन दबा के जाना है और ऑलवेज रिमेंबर आप अपना BST का स्टडी सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, दैट विल बी सफिशिएंट। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और जिन लोग का एग्ज़ाम है उनके लिए भी ऑल द बेस्ट।